ये सवाल शायद प्रकृति के हर प्रेमी के मन में उठता होगा कि आखिर कुछ जीवों के सेंस ऑर्गन्स यानी ज्ञानेंद्रियां इतनी अनोखी क्यों होती हैं। हाथी के बड़े बड़े कान, तितली के एंटेना जो नजदीक से नर्म रोए जैसे नजर आते हैं, सांप की दो मुही जीभ और मगरमच्छ जैसों को क्या, जिनकी खाल के सेंसर सेल पर बहुत कम ध्यान जाता है। अब कुदरत ने इन्हें यह खासियतें सिर्फ सजावट के लिए तो नहीं दी होंगी ना। असल में इन जीवों के ये सेंस ऑर्गन्स जैसे हैं, जहां हैं, जिस आकार प्रकार के हैं, उसका एक मकसद है। हमारी तरह ये जीव भी अपनी सेंसेस या इंद्रियों की बदौलत ही आपस में बात करते हैं, अपना रास्ता खोजते हैं, खतरों से बचते हैं और सबसे बढ़कर अपना खाना तलाशते हैं। जब आप देखेंगे कि कुछ जीवों की सेंसेस हमसे कितनी बेहतर हैं, तो ताज्जुब करेंगे कि हम इंसान आहार श्रृंखला में सबसे ऊपर क्यों बने हुए हैं। जीवों की ऐसी ऐसी सुपर सेंसेस हैं जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। एनिमल सुपर सेंसेस में आपका स्वागत है। ये वो शो है जिसके जरिए आप भी देख, सुन, चख, सूंघ और महसूस कर पाएंगे इन जीवों की तरह। अपनी बेरहम दुनिया में जिंदा रहने के लिए ये जीव अपनी देखने, सूंघने, चखने, छूने और सुनने जैसी विशेष सेंसेस पर यानी ज्ञानेंद्रियों पर निर्भर करते हैं। इस एपिसोड में हम रेगिस्तान से लेकर जंगल तक और ऑस्ट्रेलिया से लेकर बोर्निया तक हर जगह जाएंगे और जानेंगे कि कैसे चमगादड़ जैसे कानों वाली लोमड़ी, बिल्ली, हिरण, कंगारू चूहे, झिंगुर, प्रोबैस्कस बंदर और कई और जीव हर तरह की आवाज सुन लेते हैं। इन दूर दूर तक फैले झाड़ीदार इलाकों में जहां हमारे जाने पहचाने जंगली जीवों में भोजन के लिए होड़ मची रहती है, वहीं पाया जाता है कुछ ज्यादा ही निराला जीव। चमगादड़ जैसे कानों वाली लोमड़ी थिगनी घास और छोटी झाड़ियों वाले इलाके में घर बनाती है और ज्यादातर कीड़े मकोड़ों और बिना रीढ़ के जीवों को खाकर जीती है। इतने छोटे शिकार को पकड़ने के लिए उनकी हल्की से हल्की आवाज को सुनना बहुत काम आ जाता है। इस लोमड़ी के चमगादड़ जैसे कान सिर्फ सजावट के लिए नहीं है, बल्कि इनमें जो खून की नसें हैं, वो दिन के समय इनके बदन को ठंडा रखने में मददगार होती हैं, क्योंकि यहाँ सवाना में दिन के समय गर्मी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। इतना ही नहीं, इनके कान किसी कुप्पी की तरह आवाज को समेटकर अंदरूनी कान तक पहुंचाने का काम भी बखूबी करते हैं। इनके घूम सकने वाले कान 180 डिग्री पर घूम सकते हैं, जिससे न सिर्फ ये अपने नन्हे शिकारों की आवाज सुनकर उनकी स्थिति जान लेती हैं, बल्कि खुद भी अपने शिकारियों से बच सकती हैं। जिन शिकारियों से चमगादड़ जैसे कानों वाले लोमड़ी को खास सावधान रहना पड़ता है, वो हैं छरहरा नेवला, भूरा लकड़बग्घा और काली पीठ वाला सियार। ये सब चमगादड़ जैसे कानों वाली लोमड़ी को मार सकते हैं और अक्सर मारकर खा भी जाते हैं। तो जो जीव किसी का शिकार नहीं बनना चाहते हैं, उनके लिए तेज कानों का होना ही अच्छा है। बंजरों में सब कुछ खाने वालों के लिए बहुत कम भोजन है और पेड़ पौधे इतने कम हैं कि छिपना मुश्किल है। ये हैं बिल्बी,
इनका ज्यादातर वक्त तो किसी का शिकार बनने से बचने में ही बीतता है। बिल्बी, जो एक मार्सुपियल है और चूहा परिवार का सबसे बड़ा सदस्य है, पूरी तरह से रात को ही बाहर निकलने वाला जीव है। ये ज्यादातर सूरज ढलने के बाद ही बहुत देर बाद बाहर निकलते हैं और सूरज उगने के घंटे 2 घंटे पहले ही अंदर चले जाते हैं। और अगर पूरे चांद की रात हो या तेज हवा और बारिश के हालात हों, तो ये रात भर अपने बिलों में ही दुबके रहते हैं। और जब बाहर निकलना ही पड़ जाए तो जिंदा रहने के लिए ये भरोसा करते हैं अपने कानों पर। क्या आप इनके बड़े बड़े और तकरीबन बिना बालों के कान देख रहे हैं? ये आवाज को बिना किसी रुकावट के और बढ़ा चढ़ाकर सीधे अंदरूनी कान तक पहुंचा देते हैं। ये लगभग वैसे हैं जैसे हम अपने कानों को अपने हाथों से प्याला बनाकर ढक दें। लेकिन जीवों के पास बड़े बड़े कानों के अलावा भी बहुत कुछ है जो उन्हें गजब की सुनने की क्षमता देता है। इस लंबी दुम वाले बैनर टेल्ड चूहे को ही ले लीजिए, जिसके कान इतने तेज हैं कि ये जंगल में रात के समय उड़ते उल्लू के पंखों से सरसराती हवा को भी सुन लेता है। लेकिन चमगादड़ जैसे कानों वाली लोमड़ी के उलट इस लंबी दुम वाले चूहे के कान इसके शरीर के मुकाबले छोटे ही कहे जाएंगे। इसके बड़े बड़े पैर और पिछली टांगें इसे एक अलग ही पहचान देते हैं। जहां तक इसकी सुनने की सटीकता का सवाल है, तो इसकी तमाम इंजीनियरिंग इसके कानों के अंदर है। बैनर टेल चूहे के मध्यम आकार के कान का बड़ा पर्दा होता है और कान का निचला कोष्ठ भी सामान्य से बड़ा होता है। बैनर टेल चूहे की सुनने की शक्ति को उसके अंदरूनी कान को घेरने वाली यह हड्डीदार संरचना और बढ़ा देती है। जीवों की ज्ञानेंद्रियों की शक्ति का उनके छोटे बड़े होने से कोई वास्ता नहीं है। कुछ सबसे छोटे जीवों की सुनने सुनाने की शक्ति सबसे ज्यादा होती है। एक बिल्कुल ही अलग तरह के इलाके में रहने वाले हिरण भी मुसीबतों से बचने के लिए अपनी सुनने की शक्ति पर ही निर्भर करते हैं। आप देख सकते हैं कि इनके कान बड़े बड़े हैं और ये इन्हें अलग अलग हिला सकते हैं। इनकी ये दिशा परख सुनने की शक्ति ही है जो इन्हें सही सही बता देती है कि कौन सी आवाज कहां से आ रही है और कितनी दूर से आ रही है। इससे इन्हें वक्त रहते पास आते खतरे को भांपने और उससे दूर भागने की मोहलत मिल जाती है। ये एक बड़ी वजह है कि क्यों आप जंगल में हिरण की नजर बचाकर उसके पास नहीं फटक सकते। इस बात की गवाही हिरणों का हर शिकारी दे सकता है कि हिरण को आवाजों का फर्क समझ आता है और वो फौरन भांप लेता है कि कौन सी आवाज जंगल की जानी पहचानी आवाज है और कौन सी अनजानी आवाज है, जैसे कि कार का दरवाजा खुलने या इंसानों के कदमों की आवाजें। हिरण की ज्ञानेंद्रियों में एक तरह से सबसे महत्वपूर्ण उसकी सुनने की शक्ति ही है। हालांकि उसकी सूंघने की शक्ति भी बहुत अच्छी है, लेकिन सड़ती लकड़ी से होकर आती हवा से उसका दिशा ज्ञान कभी कभी गड़बड़ा सकता है और ऐसे में उसके कान ही उसे सही रास्ता दिखा सकते हैं। वैसे भी हिरण इंसान से कहीं ज्यादा ऊंची फ्रीक्वेंसी पर आवाज को सुनते हैं, जबकि हम इंसान आवाज के स्पेक्ट्रम पे कहीं नीची फ्रीक्वेंसी को ही सुन पाते हैं। कृंतक यानी रोडेंट जीव जैसे कि चूहे, इन्हें कुदरत से अल्ट्रासोनिक ध्वनि सुनने की पैदाइशी सौगात मिली है।
इसका मतलब यह है कि वो इंसान के कानों को सुनाई देने वाली फ्रीक्वेंसी से कहीं ऊंची फ्रीक्वेंसी की आवाज सुन सकते हैं। सुनने की हद का मतलब अक्सर साउंड वेव और वाइब्रेशन की वो पूरी रेंज है जो इंसान और दूसरे जीवों को सुनाई दे सकती है। इस बात को समझना हो तो एक पियानो की कल्पना कीजिए। इंसान को सिर्फ कीबोर्ड के बीच के नोट सुनाई देते हैं, लेकिन बहुत ऊंचे और बहुत नीचे के नोट हमें नहीं सुनाई देते। इस स्केल के निचले सिरे पर चूहे जैसे जीव हैं, जिनकी किंकियाती चींची हम इंसानों को सुनाई देती है। लेकिन इस चिंचियाहट के अलावा भी ये जीव ऐसी अनगिनत आवाजें निकालते हैं जिन्हें हमारे कान नहीं सुन पाते। सोचिए, अगर हम इनकी सारी की सारी आवाजें सुन पाते तो हमारा क्या होता। बड़े जीव वो इंफ्रासोनिक आवाज सुन सकते हैं। उनके सिर इंसानों के मुकाबले बड़े होते हैं और उनके बड़े बड़े कानों के बीच अच्छी खासी दूरी भी होती है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है हाथी। हाथी के कान कई कारणों से महत्वपूर्ण होते हैं। पहला कारण है, हाथी अपने कान पंखे की तरह आगे पीछे हिला सकता है, जिससे उसे ठंडक मिलती है। उसके कानों में खून की नसों का जाल फैला होता है, जो उसके कानों में रक्त संचार करके उसके तापमान को नियंत्रित करती हैं। इंसानों को जो फ्रीक्वेंसी सुनाई देती हैं, हाथियों को उससे 20 फ्रीक्वेंसी नीचे की फ्रीक्वेंसी भी सुनाई देती हैं, जो इंफ्रासाउंड कहलाती हैं। इस फ्रीक्वेंसी का हल्का अंदाजा कभी-कभी सुनाई देने वाली हाथियों की हल्की गड़गड़ाहट है, जो हमें तो सुनाई नहीं देती है, मगर दूसरे हाथियों को 6 किलोमीटर की दूरी से भी सुनाई दे जाती हैं। ये दूर का संवाद हाथियों के बहुत काम आता है, जिन्हें इससे पता चल जाता है कि हथनियां कहाँ हैं और वो मिलन के लिए तैयार हैं या नहीं। मिलन का मौसम और ये गड़गड़ाहट हाथियों के लिए मजाक की चीज नहीं है। मिलन के लिए तैयार होने में हथनियों को 2 से 4 साल लग जाते हैं और तब वो नर को इस तरह से पुकारती हैं। आवाज पहचानने में इन बड़े बड़े फड़फड़ाते कानों के अलावा सूंड और पैर भी हाथी के बहुत काम आते हैं। उसकी सूंड और पैरों में ऐसे रिसेप्टर होते हैं जो इंफ्रासाउंड स्पेक्ट्रम की नीची फ्रीक्वेंसी की वाइब्रेशन को भी पकड़ लेते हैं। जब भी आप किसी हाथी को अपनी सूंड और पैर जमीन में टिकाए सतर्क मुद्रा में देखें, तो समझ जाइए कि वो ध्यान से कुछ सुन रहा है। या तो वो दूसरे झुंड के हाथियों की आवाजें, या फिर शायद दूर कहीं गरजते बादलों या कुछ ही देर में बरसने वाली बारिश को सुन रहा है। अफ्रीका के मैदानों में खुश्क मौसम में बारिश आने से पहले ही उसकी खबर पा लेना बड़े काम की बात है, क्योंकि यहाँ जिंदा रहने के लिए वो वक्त रहते बारिश और पानी के पास पहुंच सकते हैं। चमगादड़ जैसे कानों वाली लोमड़ी और हाथी के पास बड़े बड़े कान हैं, जो उन्हें आवाज को बढ़ा चढ़ा कर सुनाते हैं। लेकिन एक जीव ऐसा है जिसका आवाज को बढ़ाकर सुनाने वाला अंग कुछ और ही है। आसपास क्या हो रहा है ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि संदेशों का लेन देन जिंदगी और मौत का सवाल हो सकता है।
इस बात को समझने के लिए आइए चलते हैं दुनिया के एक तीसरे सबसे बड़े टापू पर, जो कुदरत के तूफानी मिजाज का दूसरा नाम है। ये जगह है बोर्नियो और ये प्रोबैस्किस बंदर का घर है। सिर्फ बोर्नियो के जंगलों में पाए जाने वाले इस वानर की कई खासियतें हैं। ये वानर जाति का सबसे निराला बंदर माना जाता है, क्योंकि इसके पैर किसी हद तक झिल्लीदार होते हैं और ये एक बेहतरीन तैराक भी है। इस प्रजाति के नर की सूंडनुमा लंबी नाक होती है। लेकिन ये लंबी नाक खतरे के हालात में बाकियों को खबरदार करने का काम भी करती है। खतरा महसूस करने पर प्रोबैस्किस बंदर की नाक सूज जाती है और ऐसे में ये एक तरह से एक साउंड चेंबर का काम करने लगती है। और जब ये दूसरों को सावधान करने के लिए पुकारती है तो इसकी आवाज इस चेंबर की दीवारों से टकराकर खूब जोर से गूंजती है। इसकी चीखें दूर दूर तक पहुंचती हैं, इस उम्मीद में कि मादाएं उसे सुन लेंगी कि आसपास खतरा है। खतरा जो अक्सर मगरमच्छों या धब्बेदार तेंदुओं और कभी-कभी अफसोस की बात इंसानों के रूप में भी होता है। प्रोबैस्किस बंदर की प्रजाति आज खत्म होने के कगार पर पहुंच चुकी है। एम्पलीफायर का काम करने वाली नाक वाले जीव के बाद आइए अब बात करते हैं कीटों की दुनिया के उन सदस्यों की जिनके सुनने वाले अंग बड़ी अजीब जगहों में होते हैं। सिकीडा और टिड्डों के कान उनके पेट में होते हैं। जबकि झिंगुर और केटिडिड सुनते हैं अपनी पिछली टांगों के सुराखों से। लेकिन इसकी वजह क्या है? वजह यह है कि सुनाई तब अच्छा देता है जब सुनने वाले डिटेक्टर यानी कि कानों के बीच सही दूरी हो। इसलिए झिंगुर और टिड्डों के लिए यह नाजुक ध्वनि तंत्र बहुत जरूरी है। अब हम ये बात जानते हैं कि ये पत्ते जैसा कीट कितना शोर करता है, खासकर गर्मियों की रातों में। जिंदा रहने के लिए अलग अलग आवाजों में फर्क करना बहुत जरूरी है कि कौन सी आवाज मिलन के लिए पुकारते प्रेमी प्रेमिका की है और कौन सी चमगादड़ों की है, क्योंकि चमगादड़ भी बिल्कुल उसी फ्रीक्वेंसी पर पुकारते हैं। इसलिए सुनने में जरा सी गलती इनके लिए मौत बन सकती है। खासकर इसलिए क्योंकि जिस चमगादड़ से इन झिंगुरों और टिड्डों को जान का सबसे ज्यादा खतरा है, उसकी शिकार की आवाज सुनकर उसे ढूंढने की क्षमता जबरदस्त होती है। जिस चमगादड़ से झिंगुर और टिड्डों को सावधान रहना जरूरी है, वो उड़ता ही आवाज के सहारे है। ये ऐसा है जैसे कोई आवाज के जरिए सब कुछ देखे। बड़ा दिलचस्प होता है इन चमगादड़ों को आवाज के जरिए उड़ते घूमते देखना। चमगादड़ आमतौर पर रात के पंछी होते हैं और उड़ते उड़ते ही ये अपना शिकार पकड़ लेते हैं। सुनकर देखने की क्षमता के कारण वो ध्वनि के हजारों सिग्नल सुन और समझ सकते हैं। ये आवाज के सिग्नल जब पेड़ों की टहनियों, पत्तों और बाकी चीजों से टकराकर वापस उन तक पहुंचते हैं तो उन्हें उन सब चीजों का ध्वनि चित्र दिख जाता है। इस एकोलोकेशन की मदद से चमगादड़ अपने मनपसंद आहार जैसे झिंगुर और टिड्डों को बड़ी आसानी से ढूंढ लेते हैं। और इस एकोलोकेशन का एक फायदा यह भी है कि इसकी बदौलत चमगादड़ ना सिर्फ आवाज सुनता है बल्कि खुद भी अपनी एक खास आवाज निकाल पाता है। चमगादड़ अपने कंठ से अल्ट्रासाउंड वेव पैदा करते हैं और वो मुंह और नाक से आवाज निकालते हैं।
हाल ही में रिसर्च से एक दिलचस्प बात पता चली है कि मादा को रिझाने के लिए नर चमगादड़ एक खास अल्ट्रासाउंड आवाज में गाते हैं। इस रिसर्च से यह साबित हुआ है कि मादा चमगादड़ उन नरों की तरफ ज्यादा खींचती हैं जिनके मिलन गीत ज्यादा अच्छे होते हैं। इससे भी अजीब खुलासा यह हुआ है कि गान दरअसल नर और मादा दोनों चमगादड़ गाते हैं, मगर गुप्त रूप से, और वो भी ऐसी फ्रीक्वेंसी पर जिसे उनके वातावरण में मुश्किल से ही कोई सुन पाता है। लगभग ऐसा ही कुछ ब्रैम स्टोकर ने ड्रैकुला द चिल्ड्रन ऑफ द नाइट में दिखाया है कि इन चमगादड़ों का संगीत कितना रसीला होता है। जंगल की रात हमें यहाँ सिर्फ सन्नाटा या फिर हल्की हल्की आवाजें सुनाई देती हैं, किसी पंछी की चूं चूं, हवा की सरसराहट और टहनियों का टकराना। लेकिन अगर आपके पास सही कान है तो यहाँ अच्छा खासा शोर मचा हुआ है। इस आदिम अंधेरे में कोई उल्लू हवा को चीरता बेआवाज उड़ान भरता जा रहा है। खामोश मगर बेरहम। कहते हैं ये बान आउल या सफेद उल्लू दुनिया में सबसे ज्यादा फैला हुआ पंछी है। अपनी तेज नजर और लगभग बेआवाज उड़ने की क्षमता के चलते ये एक बेहद कामयाब शिकारी भी है। लेकिन उल्लू को कुदरत से मिली गुप्त हथियारों में से सबसे जबरदस्त शायद उसकी सबसोनिक या शब्द की गति से भी कम रफ्तार आवाज को सुनने की क्षमता है। आप किसी उल्लू का आना तब तक नहीं सुन सकते जब तक कि वो अपनी खास आवाज में ना पुकारे, मगर वो आपको हमेशा सुन सकता है। उल्लू के कान असिमेट्रिकल होते हैं, यानी उसका बायां कान दाएं कान वाले लेवल पर नहीं होता। विकास क्रम के तमाम स्मार्ट डिजाइनों की तरह इसकी भी एक जंचने वाली वजह है। इन ऊंचे नीचे कानों से उल्लू को आवाज की दिशा समझने में मदद मिलती है, क्योंकि बाएं और दाएं कान में आवाज के पहुंचने के वक्त में थोड़ा फर्क पड़ जाता है। इस बात को यूं समझिए कि उल्लू को 15 मीटर दूर कई फुट बर्फ के नीचे चलते चूहे की आवाज भी सुनाई दे जाती है। और जब शिकारी के कान इतने तेज होते हैं तो बेचारे शिकार की शामत तो आनी ही आनी है। एनिमल सुपर सेंसेस, ये शो हमें जीवों की तरह देखने, सुनने, चखने, सूंघने और महसूस करने में मदद करने के लिए है। इस शो की स्टार हैं इन जीवों की जबरदस्त ज्ञानेंद्रियां, और इस एपिसोड में भी यही हुआ है। इनकी सुनने की शक्ति को जानना एक यादगार सफर रहा, मगर अनुभूति की इन अविश्वसनीय शक्तियों के बीच एक जंग है जो जारी रहने वाली है। इसलिए फिर मिलते हैं एनिमल सुपर सेंसेस के अगले एपिसोड में।